नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। ये थी अभी तक की खबरें। इन तमाम खबरों को विस्तार से देखते हैं। कांग्रेस एक तरफ तो चौकीदार चोरे का नारा बुलंद करवा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अब इसी को मुद्दा बनाकर आगे चल पड़ी है। मैं भी चौकीदार हूं, ये मुहिम चल पड़ी है। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने नाम के आगे, प्रोफाइल के आगे चौकीदार लिख दिया। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा तो बीजेपी ने पलटवार किया। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट का वॉलपेपर। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा है। इसके बाद बीजेपी नेताओं में चौकीदार बनने की होड़ लग गई है। कई नेताओं ने अपने ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा है। इस फहरिस्त में अमित शाह से लेकर रमन सिंह, शिवराज सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और श्रीचंद सुंदरानी समेत कई नेताओं के नाम हैं। बीजेपी की मैं भी चौकीदार मुहिम ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रही है। पकड़ने का काम चौकीदार ने किया है और इसलिए अब चोर जितने हैं वो विचलित हैं और हम सब लोग चौकीदार बनकर इस देश की रक्षा करेंगे, इस प्रदेश की रक्षा करेंगे। चाहे वो भूपेश जी की सरकार हो, चाहे वो राहुल एंड कंपनी हो, ये लोगों ने जो चोरी की है उसको हम बेनकाब करेंगे। दरअसल 15 मार्च को पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट कर मैं भी चौकीदार हूं मुहिम की शुरुआत की थी। वीडियो में केंद्र सरकार की योजनाओं से लेकर देश की सुरक्षा मजबूत करने का जिक्र है। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी कतार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। पीएम मोदी ने लिखा था, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार से लड़ रहा है वो चौकीदार है। बीजेपी की इस मुहिम पर सियासत भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से लेकर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज भी कसा है। ये चौकीदार थे तो फिर ये मालिया कैसे भाग गए? ये चौकीदार हैं तो नीरव मोदी कैसे भाग गए? और यदि ये चौकीदारी कर रहे थे तो रमन सिंह की कुंभा छत्तीसगढ़ को लूट रहे थे, तब क्या कर रहे थे? ये तो वही स्थिति हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा सरकार रही है, इनके 4 सालों में, 4.5 सालों में, अभी 3 महीने पहले ही जनता ने विदा किया है। लेकिन मोदी जी ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को विदा नहीं किया था 4.5 सालों में। तो स्वयं ये कहना कि मैं भी चौकीदार हूं, किस बात की स्पष्टीकरण है? इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को छोड़कर अब तक के सभी चौकीदार दागदार हैं। बाकी सभी पर भ्रष्टाचार के दाग हैं। इधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने चौकीदारों को बदनाम करने का काम किया है और दागों का कोई हिसाब नहीं दे पाए। अगर पंडित नेहरू पे भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे पर देश विभाजन का दाग तो पंडित नेहरू के खाते में गया है ना। ए से लेकर जेड तक गिनती कम पड़ जाएगी, शब्द कम पड़ जाएंगे, कांग्रेस के घोटाले कम नहीं पड़ेंगे। चौकीदार ये मुहिम नरेंद्र मोदी जी ने चलाई। राफेल के मामले में 30,000 करोड़ रुपए का अनिल अंबानी को फ़ायदा पहुंचाया। तो चौकीदार तो चोर है। पूरी देश की जनता, जहां आप कहो कि चौकीदार तो चौकीदार चोर है, बल्कि जो चौकीदार हैं वाकई में उन लोगों को भी इन लोगों ने बदनाम किया। इतनी चोरी की है, जिन लोगों ने बैंक के अंदर डाके डाले, बैंक का पैसा लूट लिया, उन लोगों को विदेश में भगा दिया। फिर आप कहाँ के चौकीदार हुए? चुनावी माहौल में बीजेपी की मैं भी चौकीदार मुहिम पर राजनीति गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष में बयानबाजी का दौर चल रहा है। अब चुनावी मैदान में किसे इस मुहिम का फायदा मिलेगा, ये 23 मई को आने वाले चुनावी नतीजों से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पूरी तरह से चौकन्ना है। बीजेपी नेताओं की तरफ से शुरू किए गए मैं भी चौकीदार हूं अभियान को सोशल मीडिया के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ता और मोदी समर्थक घर घर तक ले जाने की तैयारी में। भोपाल में मशहूर टैटू आर्टिस्ट हैरी ने इस अभियान से जुड़कर लोकसभा चुनाव तक मैं हूं चौकीदार के साथ पीएम मोदी की तस्वीर का टैटू मुफ्त बनाने का फैसला किया। इस अभियान के पहले बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता अपने हाथ पर मैं हूं चौकीदार का टैटू बनवाकर पीएम मोदी के इस कैंपेन के साथ जुड़े। किस तरह मुहिम आगे बढ़ रही है, जायजा लिया हमारे सहयोगी ने।
मैं भी चौकीदार हूं पीएम मोदी का ये अभियान सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड कर ही रहा है, लेकिन मोदी को चाहने वाले जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचे। और आप देखेंगे खास ओकेजन है ये। पीछे आप अगर जो बोर्ड है उसकी तरफ नजर डालेंगे तो मुफ्त में टैटू जो है इस अभियान को जोड़कर यहाँ पर बनवाया जा रहा है। और बड़ी संख्या में जो युवा है, जो मोदी को चाहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए। और दुर्गेश केसवानी वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम मोदी समर्थक यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ खास वजह हाथ पर गुदवाने के पीछे? सोशल मीडिया पर तो ये ट्रेंड कर ही रहा है। जो अभियान शुरू किया है, मैं भी चौकीदार हूं, वो अभियान इसलिए शुरू किया है कि आज जो भी आदमी देश में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसके विरोध में जो खड़ा है वो भी चौकीदार है। जो स्वच्छता के अभियान के साथ माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है वो भी चौकीदार है। और देश की जो उत्थान के लिए आदमी खड़ा है वह भी चौकीदार है। तो मैंने इनको सहर्ष स्वीकार किया और इन्होंने कहा भैया हम आज से अभियान शुरू कर रहे हैं, हम आपसे शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय मोदी जी के साथ हैं, देश के साथ हैं और देश में खड़े हैं। अभी तक मैंने 6:30 बजे ओपन किया है और अभी मैंने 40 करीब टैटू मैंने बना दिए हैं। और मैंने ये इसलिए बनाया कि मोदी जी अभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अभी मैं भी हूँ चौकीदार के ऊपर। मैं सोच रहा हूँ कि हर किसी को अपना जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव तक जब तक वोटिंग है तब तक क्या ये बिल्कुल फ्री रहेगा लोगों के लिए? हाँ, ये तब तक फ्री रहेगा। हम लोगों ने 7 डेज तक रखा है इसको फ्री करने का और आज से ही वो स्टार्टिंग है। बिल्कुल देख सकते हैं कि आज से अभियान की शुरुआत हुई है और बड़ी संख्या में लोग जो है मैं हूं चौकीदार गुदवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। युवा में खासा क्रेज है। देखना होगा ये क्रेज जो है लोकसभा चुनाव में मोदी को कितना फायदा पहुंचाता है। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश में अलग थलग से पड़ते दिख रहे हैं। सीएम कमलनाथ की सलाह के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिग्विजय सिंह को टफ सीट से चुनाव लड़ने की मशवरा देते नजर आए। रविवार को भोपाल पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से खड़ा है, हमें विधानसभा की तर्ज पर प्रत्याशी भी मजबूत उतारना चाहिए। ये सही भी है कि जिन सीटों पर हम कई सालों से जीते नहीं वहां पर एक सशक्त कैंडिडेट दिया जाए। खुद की सीट के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि पार्टी जहां से चाहे वहां से चुनाव मैदान में उतार दे, वहां से लड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी की मैं भी चौकीदार मुहिम पर सिंधिया ने कहा कि ये बात उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर हो रही है। बीजेपी नेताओं के परिजनों की टिकट मांगने पर यह कहा कि बीजेपी की एक ही सोच है, झूठ बोलो, एक बार नहीं बार बार बोलो। उन सीटों में जहां कई सालों से हम जीत नहीं पाए हैं वहां मजबूत उम्मीदवार हम उतारें, ये हमारा लक्ष्य भी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो 3 माह पूर्व नतीजे आए हैं उसके आधार पर कांग्रेस की मजबूत नींव इन प्रदेशों से बनेगी, इस बात का पूर्ण विश्वास हमें है। और उसके लिए स्थानीय स्तर पर जहां कार्यकर्ताओं को मजबूती से हमने खड़ा किया है वहीं प्रत्याशी भी हमें मजबूत खड़ा करना होगा। मैं कहां से लड़ूं ये कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है और वो है विकास और प्रगति। मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरह कांग्रेस में भी लोकसभा चुनाव की टिकट को लेकर नेता मुखर हो गए हैं। एक तरफ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह खुद को फुटबॉल बता रहे हैं तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर पार्टी के पर्यवेक्षकों की भूमिका को सवालों के घेरे में ला दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम और वो, लक्ष्मण सिंह ने इसमें हम यानी नेता, तुम यानी मतदाता और पर्यवेक्षक को वो की संज्ञा दी। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांग रहे पूर्व मंत्री मुकेश नायक की नाराजगी, उनकी चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सामने आ गई, जिसमें वो लिखते हैं कि पिछले चुनाव में नेताओं ने पैसे लेकर उम्मीदवार उतारे, उन्होंने टिकट के लिए जातिवाद की राजनीति खत्म करने की बात की। इधर कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी में वैचारिक स्वतंत्रता है, सबकी बात कही सुनी जाएगी। बीजेपी का दावा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान परिपाटी रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। आपको नागपुर में आरएसएस से पूछकर मुंह खोलना और बोलना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लक्ष्मण सिंह जी हों, अजय सिंह जी हों या मुकेश नायक जी, तीनों कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर लीडर हैं और पार्टी हित में जो उचित होता है उसकी अभिव्यक्ति की जाती है और उनकी बातों में जो सार्थक होगा पार्टी उसको ग्रहण करेगी और उनसे संवाद भी करेगी। कांग्रेस में क्या है कि इस समय एक अनार 100 बीमार का रोग लगा है। सत्ता का दुरुपयोग कौन सबसे ज्यादा कर सकता है, इस बात की होड़ मची है। तो हर नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित है क्योंकि सब नेता एक दूसरे को निपटावे, जो मारकाट की होड़ मची है। उज्जैन आलोट लोकसभा सीट पर टिकट को लेकर कांग्रेस में खींचतान उजागर है। दावेदारों में आपस में विवाद की स्थिति है। एक तरफ तराना से कांग्रेस विधायक ने अपनी बहन के लिए टिकट मांगा
तो दूसरी तरफ सांवेर से कांग्रेस विधायक अपने बेटे के लिए दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश सचिव दीपक मेहरे ने आला नेताओं को पत्र लिखकर स्थानीय और सक्रिय कार्यकर्ता को ही टिकट देने की बात की। ये SC कोटे की सीट है जहां बलाई समाज के अच्छे खासे वोट हैं, लिहाजा बलाई समाज से प्रत्याशी घोषित करने की मांग उठी। इधर पर्यवेक्षक ने भी कार्यकर्ताओं की मांग को प्राथमिकता देते हुए स्थानीय प्रत्याशी के नाम पार्टी के समक्ष रखने की बात की। एक बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है। व्यापारी की हत्या से जुड़ी खबर है। शांति अपार्टमेंट में व्यापारी की हत्या कर दी गई। साड़ी कारोबारी हैं हेमंत जैन, इनके घर में घुसकर हत्या की। धारदार हथियार से अज्ञात हमलावर ने हमला कर दिया। ये फुटेज आप देख रहे हैं, CCTV फुटेज है। पूरी वारदात इस फुटेज में दिखी है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धारदार हथियारों से अज्ञात हमलावरों ने एक कारोबारी की हत्या कर दी। शांति अपार्टमेंट की घटना है। साड़ी कारोबारी हैं हेमंत जैन, जिनकी घर में घुसकर हत्या कर दी गई। धारदार हथियारों से लैस होकर अज्ञात हमलावर आए थे। CCTV फुटेज इस घटना के मौजूद हैं, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर में व्यापारी की हत्या कर दी गई, घर में घुसकर हत्या की गई। धारदार हथियार से हत्या हुई है, जिसका CCTV फुटेज आपके सामने है। व्यापारी के कत्ल के बाद निश्चित तौर पर फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। सतना में लगातार घटती घटनाएं और इसके बाद अब ग्वालियर से यह खबर आई है, शांति अपार्टमेंट में घर में घुसकर एक व्यापारी का कत्ल कर दिया गया। महेंद्र कुशवाहा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। महेंद्र, क्या डिटेल मिला? महेंद्र, क्या जानकारी मिली इस वारदात को लेकर? जी बता दूं कि जो इंदरगंज थाना क्षेत्र के शांति अपार्टमेंट में रहने वाले जो कि हेमंत जैन है, जो कि साड़ी कारोबारी है, वो अपार्टमेंट में अपने घर पे थे। उसी वक्त उनकी लाश आज उनके शाम के वक्त उनके घर के अंदर मिली है। और पता है CCTV जब देखी जाए उसमें 2 अज्ञात व्यक्ति घर के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि हो सकता है कि इनकी किसी अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या की गई है। पुलिस ने अभी हाल फिलहाल जब मौके पहुंचकर उनके सबको PM के लिए भेज दिया और उसकी जांच पड़ताल कर दिया। और CCTV जो कैमरे हैं उस आधार पर जो संदिग्ध 2 लोग जो आते जाते दिख रहे हैं, घर के अंदर आते दिख रहे हैं, उनको तलाश शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये फुटेज है इस घटनाक्रम के या इस वारदात के, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी है। साड़ी कारोबारी की हत्या के बाद सनसनी फैली हुई है। एक बड़ी खबर हमको इस समय भिंड से मिल रही है। एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, खूनी संघर्ष की स्थिति बनी, गोली चली। इसमें 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है, 6 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। सबको अस्पताल ले जाया गया। भिंड के खडेरी गांव की घटना है। तो 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की स्थिति बनी है, गोली चली है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 6 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या जानकारी मिल पाई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो पूरा जो घटना है अडेर थाना क्षेत्र के बड़ेरी गांव का पूरा मामला है। यहाँ पर देवेंद्र सोनू और धीरेन्द्र भदौरिया, ये दोनों एक ही परिवार के हैं और दोनों आमने सामने इनका निवास था। इसके नाली को लेकर बीच में दोपहर में विवाद हुआ था। नाली को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली। लाठियां चलने के बाद दोनों पक्ष के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में सोनू और धीरेन्द्र भदौरिया की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों घटना की सूचना लगते ही पुलिस की मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। हालांकि अस्पताल में भी जो तनाव का माहौल देखा जा रहा है, दोनों पक्षों के जो लोग घायल भी हुए हैं, तो दोनों के बीच में काफी तनातनी बनी हुई है और पुलिस जो जिला अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि कोई घटना ना हो इसके पुलिस की तरफ से सुरक्षा के व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन घटना काफी बड़ी घटना है, जिस तरह 2 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि इस घटना के बाद गाँव में भी तनाव का माहौल बना हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाली को लेकर एक विवाद शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते 2 पक्षों में गोली चलने की वजह बना। इसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हैं, 2 की मौत हो चुकी।
इधर दमोह के अठा में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्याकांड के मामले में पथरिया से बसपा विधायक रामबाई सिंह ने अब सीबीआई जांच की मांग कर दी है। दरअसल रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह और उनके देवर पर पुलिस एफआईआर में आरोप लगे हैं, उनके नाम आए और इसके बाद से पथरिया विधायक हत्याकांड को एक साजिश के तौर पर देखती हैं। मृतक नेता देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश चौरसिया ने केंद्रीय मंत्री हर्ष यादव से मुलाकात करके पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए, शिकायत की। हर्ष यादव ने पूरे मामले में जांच का भरोसा दिया है। सोमेश चौरसिया भी खूनी खेल में घायल हुए थे। पीड़ित परिवार के मुताबिक उन्हें करीब 15 दिन से फोन पर धमकियां दी जा रही थीं, जिसको लेकर पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस संजीदा नहीं हुई। विपक्ष को प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने का मौका मिला है। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की माने तो देवेंद्र ने कांग्रेस में जाने से पहले उनके सामने भी पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। दोषी पुलिस वालों को बचाने का आरोप भी विपक्ष अब लगा रहा है सत्ता पक्ष के ऊपर। जो जिला पंचायत अध्यक्ष के समय जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस समय के पहले से ही गोविंद सिंह के द्वारा, रामबाई के हस्बैंड के द्वारा भाई साहब को बेगत धमकियां दी गई थी। देखिए, देवेंद्र जी ने स्वयं एसपी से सुरक्षा मांगी थी, परंतु उनको सुरक्षा नहीं दी गई। उनसे कहा था कि आपकी मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा प्रदान कराइएगा। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। निश्चित तौर से इसकी जांच होना चाहिए। परियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के द्वारा ये भी बात कही गई है। यदि उन्हें परिजनों ने जो बात कही है और यदि तथ्यात्मक बात है तो निश्चित रूप से जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। पुलिस के प्रति अविश्वास होने की कारण तो मैं नहीं बता सकता, परंतु इस प्रकरण की विवेचना के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है और वो इसका पूरा विवेचना करके जो भी असलियत है। रायसेन के 16 खदानों में से लगभग 12 खदानें माइनिंग विभाग की सांठगांठ से चल रही हैं। खनिज विभाग को इस बात की जानकारी है, इसके बावजूद खुलेआम रेत का अवैध कारोबार हो रहा है। कोई कदम उठ नहीं रहा। वहीं कार्रवाई होने पर नेताओं की धमकी भरे फोन आने लगते हैं। प्रशासन कुछ कर नहीं पाता। रेत के अवैध उत्खनन को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने हमेशा कार्रवाई की बातें भर की। शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा सेवा यात्रा की, नर्मदा में रेत भंडारण का आकलन किया। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी पत्नी के साथ नर्मदा परिक्रमा पूरी की और रेत के अवैध कारोबार को देखा। लेकिन ना तो बीजेपी रेत माफिया और रेत के अवैध उत्खनन को रोक पाई, न कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इस पर कोई अंकुश है। बड़वानी के ग्राम सजवानी के खेतों में इंदिरा सागर परियोजना की नहर के पानी घुस जाने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। करीब 40 एकड़ में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने फसल कर्ज लेकर लगाई थी, जो नहर का पानी घुसने के कारण नष्ट हो गई। अब मुआवजे की मांग की जा रही है, साथ ही मुआवजा न मिलने पर जान देने की धमकी दी जा रही। इसके पहले भी 2 बार खेतों में नहर का पानी घुसा और किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। एनडीवीए यानी कि नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद इस समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं निकला। कर्जा कर करके हमने गेहूं बोया, सब पानी नहर का घुस गया। काटने का आया तो सब कीचड़ घान हो गया। हमारा अब क्या करना है? हमारी पूरी जमीन नष्ट हो गई। कोई ढंग से बना ही नहीं, इसलिए पूरा नहर का पानी हमारे खेत में घुस गया है भाई। नुकसानी पूरे गेहूं हमारे खत्म हो चुके, सब आड़ा पड़ी गया। अब ये तीसरी बार नहर का पानी आ गया। हमने 2 बार एनवीडी में जाके शिकायत भी करी, वो लोग अभी तक नहीं आए। हमारे आए तो हमको आश्वासन दे कि वापस चले। ये ग्राम सजवानी के करीब 6-7 किसान लोग आए थे और उन्होंने एक लिखित में आवेदन दिया है, जिसमें बताया कि जो इंदिरा सागर नहर परियोजना है, इसके तहत नहरों से जो पानी ओवरफ्लो अधिक छोड़ा जा रहा है, उससे उनके खेतों में पानी जा रहा है और जब गेहूं की कटाई चल रही है उसमें फसल को नुकसान हो रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।